हेलो, मैं शाह नवाज़ आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर प्रीवियस लेक्चर में हम शुरुआत कर चुके थे इस चैप्टर की। पार्ट वन लेक्चर में हमने देखा कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की, हीट और टेम्परेचर, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने देखी कि हीट को या टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो स्केल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स हैं, र्यूमर स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स, ये क्या होंगे और इनका आपस में कन्वर्जन किस तरह से होगा। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम किसी मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, उससे अगर हम हीट एनर्जी देते हैं या उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस मैटर पे, उस मटेरियल पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उस इफ़ेक्ट को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है या फिर अलग अलग तरह के इफेक्ट पॉसिबल हैं। उन अलग अलग तरह के इफेक्ट में से एक इफेक्ट होता है एक्सपांशन का। इट मीन्स कि अगर हम किसी मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसमें एक्सपांशन हो जाता है, उसके साइज़ में, उसके शेप में, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली ड्यू टू द हीट एनर्जी ये जो एक्सपांशन होगा वो कहलाएगा थर्मल एक्सपांशन। तो इस लेक्चर में, पार्ट टू लेक्चर में, हम पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन। ये क्या होगा इसे बहुत अच्छे से हम देखेंगे। और थर्मल एक्सपांशन कितने तरह का हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर एक्सपांशन हो सकता है, एरिया एक्सपांशन हो सकता है एंड वॉल्यूम एक्सपांशन हो सकता है। इस लेक्चर में हम इन तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्मल एक्सपांशन से। जैसा मैंने कहा, व्हेन अ हीट इज सप्लाइड टू अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल को अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इट्स डायमेंशन, इसकी डायमेंशन चाहे लेंथ हो या उस ऑब्जेक्ट का एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो, कैन बी चेंज ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, आपने उसे हीट एनर्जी सप्लाई की, तो उससे क्या होगा, उसकी हीट एनर्जी बढ़ेगी। हम हीट एनर्जी उसे दे रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी, इंटरनल थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब उसकी इंटरनल थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसके जो इंटरनली जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बनेगी, बढ़ेगी। और उन मॉलिक्यूल्स की जब वो एनर्जी बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा मोशन करेंगे, और ज़्यादा रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे। और डेफिनेटली ये जो उनके जब मोशंस होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से उस बॉडी में एक्सपांशन होना शुरू हो जाएगा, उस बॉडी में एक्सपांशन होगा। और इस एक्सपांशन को ही हम कहेंगे थर्मल एक्सपांशन, क्योंकि ये जो बॉडी के साइज़ में, उसकी डायमेंशंस में, उसके लेंथ में, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो एक्सपांशन हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू द थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द thermal expansion. So the phenomena of change in the dimension of an object due to the heat supplied is known as a thermal expansion. तो आई होप आप थर्मल एक्सपांशन की डेफिनेशन समझ गए हैं और थर्मल एक्सपांशन क्या होता है ये प्रैक्टिकली भी आप समझ गए हैं। तो कितने तरह के थर्मल एक्सपांशन पॉसिबल हैं? देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। द फर्स्ट वन इज अ लीनियर एक्सपांशन, द सेकेंड वन इज अ एरिया और द सुपरफिशियल एक्सपांशन, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम और द क्यूबिकल एक्सपांशन। तो ये तीन तरह के एक्सपांशन पॉसिबल हैं किसी बॉडी में, अगर उसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसमें हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों टाइप्स को हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं लीनियर एक्सपांशन से। लीनियर एक्सपांशन, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सपांशन इन द लाइन। लीनियर इट मीन्स कि एक्सपांशन एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर डायमेंशन में अगर उसका एक्सपांशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लीनियर एक्सपांशन। द एक्सपांशन इन द लेंथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपांशन। अगर आपने किसी बॉडी को कोई हीट एनर्जी सप्लाई की और उस हीट एनर्जी के सप्लाई करने की वजह से उस बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट हो गए, उस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो हम इसे कहेंगे लीनियर एक्सपांशन। दिस विल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर कोई बॉडी है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रही है एक रॉड, ये रॉड एक मेटल की रॉड है सपोज। इसकी इनिशियल लेंथ है L1, आप देख सकते हैं इसकी इनिशियल लेंथ क्या है, L1। आपने इसे टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ किया, इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड की। सपोज़ इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T1। इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है T1। फिर आपने क्या किया, इस बॉडी के इनिशियल टेम्परेचर को चेंज करना चाहा, आपने इसे गर्म किया, इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड की। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ, इस बॉडी का टेम्परेचर T2 हो गया और इसकी लेंथ में भी इंक्रीमेंट हो गया। तो सपोज़ इस बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, इतना इंक्रीमेंट हो गया, और इस बॉडी की टोटल लेंथ अब हो चुकी है L2। ठीक है, इस बॉडी की टोटल लेंथ हो गई L2 और इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, T2।
इट मीन्स कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया आपने, तो टेम्परेचर टोटल जो इंक्रीज़ किया वो किया आपने T2 माइनस T1, ठीक है। और लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो लेंथ पहले L1 थी अब L2 हो गई, तो लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया L2 माइनस L1। So if a rod having the initial length L1 at the temperature T1 and the final increased length L2 at the increased temperature T2, then fractional change in its length is given by, इस बॉडी में जो फ्रैक्शनल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से दिए जाएंगे, ऑब्वियसली वो दिए जाएंगे चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बॉडी की लेंथ में चेंजेस कितने हुए हैं, L2 माइनस L1, इसे हम डेल L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है L1। ये इक्वल होगा चेंज इन द टेम्परेचर T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ पर आपको जो अल्फा एल दिख रहा है, दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज़ बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ये डिपेंड करता है बॉडी के मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, बॉडी के इनिशियल साइज स्ट्रक्चर पर। तो देखिए यहाँ पर जो T2 माइनस T1 है, इसको हम इस तरह से डेल टी लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला मिल रहा है वो आप देख सकते हैं, वो हो जाएगा डेल एल डिवाइडेड बाय L1 चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा एल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन द टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1 इक्वल टू द डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमें मिल गया, ठीक है। इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें और देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल टी और L1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर ये जो सिंबल है अल्फ़ा एल, बेसिकली ये क्या एक तरह का कांस्टेंट, अगर हम इसे हटा दें और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा दें, तो ये जो पैटर्न है ये हमें डिफाइन कर रहा है कि जो चेंज इन द लेंथ है, जो चेंज इन द लेंथ है वो एक्चुअली चेंज इन द टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। आप देख सकते हैं चेंज इन द लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस पर। और दूसरा जो डेल एल है वो डिपेंड करेगा L1 पर भी। इट मीन्स कि जो डेल एल है चेंज इन द लेंथ है वो इनिशियल लेंथ पर भी डिपेंड करता है। सो फाइनली हमें जो कंक्लूजन मिला वो ये है, डेल एल इज़ प्रोपोर्शनल टू द L1 एंड डेल एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल टी, ठीक है। और इसी को हम कंबाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एल इज़ प्रोपोर्शनल टू द L1 एंड डेल टी, ठीक है, जिस तरह से अभी हमने इसे डेराइव किया था। सो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम फिर से हटाते हैं, तो हमें एक्सपांशन इन द लेंथ जो है, जो चेंज इन द लेंथ है, या फिर हम उसे ऐसा कहें कि एक्सपांशन इन द लेंथ जो है वो डेल एल, वो होगा अल्फ़ा एल इंटू L1 इंटू डेल टी। तो यहाँ से हमें बेसिकली चेंज इन द लेंथ का फॉर्मूला मिल गया कि किसी बॉडी में कितने लेंथ में चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डेल एल को कैलकुलेट करना चाहें तो डेल एल को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो L1 डेल टी है इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इसके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर फाइनली हमें जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा अल्फ़ा एल इज़ इक्वल्स टू डेल एल डिवाइडेड बाय एल डेल टी। और जैसा मैंने आपसे कहा, डेल अल्फ़ा एल क्या है, सो द क्वांटिटी अल्फ़ा एल इज़ नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है ना। नॉर्मली मेटल्स एक्सपांड मोर एंड हैंस रिलेटिवली हाई वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एल। नॉर्मली अगर मैं लीनियर एक्सपांशन की बात करूं तो ये मोस्टली हमें अपेयर होगा सॉलिड स्ट्रक्चर्स बॉडी के अंदर, और सॉलिड स्ट्रक्चर्स बॉडी में भी जो बॉडी मेटल से बनी होगी उनमें लीनियर एक्सपांशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स जिस बॉडी में लीनियर एक्सपांशन ज़्यादा होगा उसका अल्फ़ा एल या फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए मेटल्स का अल्फ़ा एल या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हमेशा ज़्यादा होता है। तो अल्फ़ा एल को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें या फिर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम एल की वैल्यू 1 कर दें, ठीक है, डेल टी की वैल्यू को 1 कर दें। एल की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, कोई ऐसी बॉडी आपने ली है, इनिशियली ऐसी बॉडी कंसिडर की है जिसकी लेंथ यूनिटी हो। डेल टी का मतलब ये है कि आपने बॉडी में जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, जो आपने बॉडी को जब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की या हीट एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है वो 1 डिग्री का हुआ है या फिर यूनिटी हुआ है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दें तो यहाँ पर आप देखो एल की वैल्यू भी 1, डेल टी की वैल्यू भी 1, तो हमें ये डिफाइन कर देगा अल्फ़ा एल इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल एल। इट मीन्स जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो इक्वल हो गया किसके, चेंज इन द लेंथ के। सो इस फार्मूले को देखें, डेल एल क्या हो गया, इंक्रीज इन द लेंथ, एल ओरिजिनल लेंथ एंड डेल टी इज अ राइज इन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल ऑफ अ सॉलिड रॉड इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ, increase in length per unit original length per unit rise
इन टेम्परेचर या पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसकी यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट और ये लेंथ की यूनिट आपस में कैंसिल आउट होगी, फाइनली बचेगा क्या, सिर्फ टेम्परेचर की यूनिट डिनोमिनेटर में। तो ऑब्वियसली इस अल्फ़ा एल की जो यूनिट होगी वो होगी या तो पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। आई होप आपको लीनियर एक्सपांशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम एरिया एक्सपांशन। अभी हमने बात की कि अगर किसी रॉड की लेंथ में चेंजेस हो जाए, इसी तरह से अगर सपोज आपके पास कोई प्लेट है, उसका एक सरफेस एरिया है, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आपके पास, उसका जो सरफेस एरिया है, अगर आपने उसे उस बॉडी को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की और उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली ये कहलाएगा एरिया एक्सपांशन। सो द एक्सपांशन इन द एरिया ऑफ सरफेस ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द एरिया एक्सपांशन। सो लेट अस कंसिडर कि आपके पास इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया क्या है A1, बाद में आपने उस बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे क्या हुआ, इस बॉडी का एरिया इंक्रीज हो गया और इसका एरिया अब हो गया A2। ठीक है, तो A2 जो एरिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इन दोनों एरियाज़ का जो डिफरेंस रहेगा A2 माइनस A1, ये कहलाएगा बेसिकली चेंज इन द एरिया, और इसे नॉर्मली हम डिफाइन करेंगे डेल ए से। सो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी यहाँ पर एरिया में एक्सपांशन कितना हुआ, डेल ए। So if a plate having the initial area A1 and the temperature is T1, suppose initially उस जो प्लेट है, उस प्लेट का जो टेम्परेचर था वो था T1 एंड फाइनल एरिया उसका टेम्परेचर देने के बाद हो गया A2, इट मीन्स अब उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया और उसका टेम्परेचर हो चुका है T2। सो फ्रैक्शनल चेंज इन द एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेले होगा वो बेसिकली चेंज इन द एरिया है। ठीक है, और जो टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं वो क्या होंगे, T2 माइनस T1, T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर और T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनली जो टोटल चेंज इन द टेम्परेचर होगा वो होगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शनल चेंज देखना चाहते हैं कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, चेंज इन द एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो चेंज इन द एरिया इज डिफाइंड बाय द डेल ए, और ओरिजिनल एरिया है उस बॉडी का A1, जैसा मैंने अभी आपको बताया इस स्ट्रक्चर में ओरिजिनल एरिया A1 है और फाइनल एरिया क्या हो गया इसका A2, और टोटल चेंज इन द एरिया हो गया वो डेल ए है। सो चेंज इन द एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन द एरिया इज बेसिकली A2 माइनस A1 और ओरिजिनल एरिया A1, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो जैसा हमने लीनियर एक्सपांशन में देखा उसी तरह से यहाँ भी होगा, ये इक्वल होगा चेंज इन द टेम्परेचर T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड विद द अल्फ़ा ए। अब यहाँ पर अल्फ़ा ए क्या है, अल्फ़ा इज़ बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। सो फाइनली हमें यहाँ पर अब इस T2 माइनस T1 को हम लिख सकते हैं डेल टी। तो फाइनली हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया, रिलेशन क्या है, अगेन वैसा ही डेल ए डिवाइडेड बाय A1 इक्वल्स टू अल्फ़ा ए डेल टी। यहाँ से भी हम देख सकते हैं इजीली कि अगर हम ए को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसका, तो हमें जो रिलेशन मिलेगा डेल ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ए डेल टी, और A1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया। तो फाइनली हमें जो रिलेशन मिला है डेल ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ए इंटू डेल टी इंटू A1। सो ये एक रिलेशन हो गया चेंज इन द एरिया का। अगर आप एरिया में चेंजेस पता करना चाहते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस आपने क्रिएट किया है वहाँ पर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है, तो आप यहाँ पर चेंज इन द एरिया ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो अल्फ़ा ए है, अल्फ़ा ए क्या है, एक तरह का कांस्टेंट, अगर इस कांस्टेंट को मैं हटा दूँ तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लग जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो सकता है कि डेल ए इज़ बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल है A1 के इनिशियल एरिया के, और डेल ए जो है वो चेंज इन द एरिया ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डेल टी, मतलब चेंज इन द टेम्परेचर के। मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एरिया एक्सपांड होगा, या उतना ज़्यादा चेंजेस होंगे एरिया में, या फिर बॉडी का इनिशियल एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस होंगे उसके एरिया में। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपांशन इन द एरिया को फिर अगेन हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल ए इज इक्वल टू अल्फ़ा ए इंटू A1 इंटू डेल टी। अब यहाँ से भी हम अल्फ़ा ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वेयर अल्फ़ा ए क्या है, अल्फ़ा ए इज़ द कोइफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, इसे हम क्या कहेंगे, कोइफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट। सो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इतना वाला जो पार्ट है इसके डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे फाइनली। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू डेल ए डिवाइडेड बाय A1 इंटू डेल टी, जहाँ पर डेल ए क्या है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ए क्या है, ओरिजिनल सरफेस एरिया, और डेल टी क्या है, राइज इन द टेम्परेचर। अब यहाँ पर भी अगर हम अल्फ़ा ए को डिफाइन करना चाहें तो लेट अस कंसिडर कि जो इनिशियल एरिया था A1 वो यूनिट
यूनिटी था, ठीक है, या 1 स्क्वायर मीटर था। डेल टी जो था, सपोज जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो डेल टी की वैल्यू भी कितनी है, सपोज 1। तो आप देख सकते हैं जो अगर आप यहाँ पर इनकी वैल्यू 1 पुटअप कर दें तो फाइनली आपको अल्फ़ा ए जो मिलेगा वो इक्वल हो जाएगा डेल ए के। इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन इक्वल हो जाएगा चेंज इन द एरिया के। तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। सो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन ऑफ द मेटल शीट इज डिफाइंड एज अ इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, है ना, ये इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया है। कब? when original surface area is unity, so the original surface area unit original surface area, और जब उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हो या फिर यूनिटी हो, तो पर डिग्री राइज इन इट्स टेम्परेचर। और इसकी ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी, तो आप देख सकते हैं इंक्रीज इन द सरफेस एरिया है इसकी यूनिट, और ओरिजिनल सरफेस एरिया की यूनिट सेम है। तो फाइनली यहाँ पर कौन सी यूनिट बची, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की, इसलिए यहाँ पर इसकी यूनिट होगी डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फ़ा एल की जो यूनिट थी। सो आई होप आपको एरिया एक्सपांशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉल्यूम एक्सपांशन। सो वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है? सो वॉल्यूम एक्सपांशन भी सिंपली एरिया एक्सपांशन और लीनियर एक्सपांशन की तरह ही है। अगर आपके पास कोई बॉडी है, कोई बॉडी है ना, कोई मटेरियल स्ट्रक्चर है, उसे आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जिससे उसके वॉल्यूम में चेंजेस हो गए, उस बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस हो गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कहलाएगा वॉल्यूम एक्सपांशन। इस तरह का जो एक्सपांशन है वो नॉर्मली सॉलिड में भी देखा जा सकता है, लिक्विड में भी देखा जा सकता है, और गैसेस में भी देखा जा सकता है। सो द एक्सपांशन इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, अगर किसी बॉडी के वॉल्यूम में एक्सपांशन हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, जब आप उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, सो दिस इज नोन एज अ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो सपोज कोई बॉडी है, उस बॉडी का जो इनिशियल वॉल्यूम है आप देख सकते हैं V1 है, आपने उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने से इस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं वो क्या हो गया, सपोज V2। इनिशियली सपोज इस बॉडी का जो टेम्परेचर था वो था T1, और बाद में ये डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं ये जो फाइनल बॉडी है इसका टेम्परेचर हो गया T2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। सो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा T2 माइनस T1, ऑब्वियसली इसे हम डेल टी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर वॉल्यूम में जो चेंजेस हुए हैं, इट मीन्स वॉल्यूम में जो चेंजेस है वो है डेल वी, तो डेल वी क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम V2 माइनस V1। सो यहाँ पर हम देखें द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, अगर इस बॉडी के वॉल्यूम में हम फ्रैक्शनल चेंजेस पता करना चाहते हैं कि कितना चेंजेस हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये होगा चेंज इन द वॉल्यूम डेल वी, जिसकी वैल्यू है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ऑब्वियसली ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जैसा कि लीनियर एक्सपांशन और एरिया एक्सपांशन में हमने देखा, ये इक्वल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड विद द अल्फ़ा वी। अब यहाँ पर अल्फ़ा वी क्या है, तो अल्फ़ा वी जिस तरह से लीनियर एक्सपांशन और एरिया एक्सपांशन में कोएफिशिएंट था, उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या है, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। और फाइनली T2 माइनस T1 को हम लिख सकते हैं डेल टी। तो हमें जो इक्वेशन मिल गई आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रीवियस केसेस की तरह इस बार भी हमें जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन होगी डेल वी डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा वी डेल टी, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में भी अगर हम डेल वी कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। डेल वी होगा बेसिकली अल्फ़ा वी डेल टी और V1 इनिशियल वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन कि अल्फ़ा वी बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लग जाएगा, और ये डिफाइन कर रहा है कि डेल वी इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इम्पॉर्टेंट थिंग, डेल वी इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल टी, मतलब जो वॉल्यूम एक्सपांशन है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपांशन होगा। और सेकंड टर्म क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, डेल वी इज़ ऑल्सो, del v is also मतलब change in the volume is also proportional to the original volume initial volume, मतलब del v is proportional to the v1 also, मतलब किसी बॉडी का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। सो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया, इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, अगेन del v इज इक्वल टू अल्फ़ा वी
इंटू वी वन इंटू डेल टी, अभी हमने जो देखा इस रिलेशन को, अब इस रिलेशन से हम अल्फ़ा वी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा अल्फ़ा वी इज़ नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना क्या है, इस वी वन डेल टी को इस डेल वी के डिनोमिनेटर में लेके जाना है। फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगी आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन आपके सामने है, डेल वी इज इक्वल्स टू सॉरी अल्फ़ा वी इक्वल्स टू डेल वी डिवाइडेड बाई वी वन इंटू डेल टी। यहाँ पर डेल वी क्या है, सो ऑब्वियसली डेल वी इज अ चेंज इन द वॉल्यूम, वी वन इज़ अ ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल टी क्या हो जाएगा, डेल टी यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन द टेम्परेचर। अब सेम थिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर सपोज़ यहाँ पर V1 की वैल्यू 1 हो जाए, 1 क्यूबिक मीटर हो जाए, यूनिटी हो जाए, डेल टी की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, मतलब चेंज इन द टेम्परेचर यूनिटी हो जाए, तो ऑब्वियसली उस केस में अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वी। ये हमें डिफाइन कर रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इक्वल होगा चेंज इन द वॉल्यूम के, कब, जब ये एक्सपांशन के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसका इनिशियल वॉल्यूम यूनिटी है और उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आपने क्रिएट किया है वो कितना है, वो भी यूनिटी है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, या जिसे हम क्यूबिकल एक्सपांशन भी कहते हैं, ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, और डेफिनेटली इसकी जो यूनिट होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल वी की, मतलब जो वॉल्यूम ये भी है और वी वन भी वॉल्यूम है, दोनों की यूनिट सेम होगी, तो फाइनली बचेगा सिर्फ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होगी डिनोमिनेटर में, इसलिए हम यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी वो होगी डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर डिग्री केल्विन। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने यूनिट देखी अल्फ़ा एल की, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की और कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन की, मतलब तीनों ही कोएफिशिएंट की जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम है, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें सो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, जैसा हमने लीनियर एक्सपांशन के केस में अल्फा एल और एरिया एक्सपांशन के केस में अल्फा वी के लिए हमने कहा था कि ये बेसिकली क्या है, एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस तरह का है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमेशा हो ज़रूरी नहीं। अगर आप इस ग्राफ से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज़ अगर अल्फ़ा वी और टेम्परेचर के बीच का ये ग्राफ है, सपोज़ जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अल्फ़ा वी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और एक पर्टिकुलर लेवल 500 केल्विन पर, 500 केल्विन के बाद ये क्या हो गया, लगभग कांस्टेंट हो गया, मतलब हायर टेम्परेचर पर जाकर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, बट लोअर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, वेरिएबल है। So the coefficient of volume expansion alpha V depends generally on the temperature. Its value first increases with the temperature and then becomes constant at the high temperature above the 500 Kelvin. हमने फाइनली अल्फ़ा एल, अल्फ़ा ए और अल्फ़ा वी ये तीनों देखे। अब बात आती है इनके रिलेशन की कि क्या आपस में इनमें कोई रिलेशन है। क्लियर सी बात है, जब हमने लीनियर एक्सपांशन की बात की तो ये वन डायमेंशनल एक्सपांशन की कैटेगरी में आता है। जब हमने अल्फ़ा ए की बात की ये क्या था, एरिया एक्सपांशन के केस में था, ये टू डायमेंशनल एक्सपांशन की कैटेगरी में आता है। और अल्फ़ा वी जो है वो बेसिकली वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए था और ये आता है थ्री डायमेंशनल एक्सपांशन की कैटेगरी में। तो अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा ध्यान से तो देखिए क्या होता है, अगर हम अल्फ़ा डेल एल, हमने जो अल्फ़ा एल की डेफिनेशन देखी थी डेल एल इज इक्वल्स टू एल वन डेल टी, यहाँ पर डेल एल हम इसको अगर एल वन को एल कंसिडर कर लें तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा डेल एल डिवाइडेड बाय एल डेल टी, ठीक है। इसी तरह से अल्फ़ा ए की अगर हम बात करें तो ये होता है बेसिकली डेल ए डिवाइडेड बाय ए वन इंटू डेल टी, और यहाँ पर ए वन को अगर हम ए कंसिडर कर ले तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल ए डिवाइडेड बाय ए डेल टी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एरिया होता है, एरिया हमेशा दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो लेंथ्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा, डेल वी अपॉन वी वन इंटू डेल टी। यहाँ पर वी वन को हम अगर वी कंसिडर कर लें तो डेल वी हो जाएगा वी डेल टी। और ऑब्वियसली वॉल्यूम जो होता है वो थ्री लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर अगर ये सिंपल एल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेल, यहाँ पर जो ये सिंगल लेंथ को डिफाइन कर रहा है, ये दो लेंथ के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर रहा है, और ऑब्वियसली ये तीन लेंथ के मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर रहा है वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फ़ा एल, अल्फ़ा ए और अल्फ़ा वी इनका जो रेशो होगा वो होगा 1:2:3।
और ऑब्वियसली ये जो रेशो है अल्फ़ा एल इज़ टू अल्फ़ा ए इज़ टू अल्फ़ा वी होगा 1:2:3। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा ए जो होगा वो 2 अल्फ़ा एल के इक्विवेलेंट होगा, और अल्फ़ा वी जो होगा वो 3 अल्फ़ा एल के इक्विवेलेंट होगा। तो ये बेसिकली इनमें आपस में रिलेशन होता है। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेफिनेटली ये रिलेशन हमें किससे मिला, इनके फार्मूले से मिला। सो इट वॉज़ अ वेरी सिंपल लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी थर्मल एक्सपांशन की, और ख़ास तौर से इसके जो तीनों एक्सपांशन थे, लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन। और इम्पॉर्टेंट टर्म हमने ये देखा कि बेसिकली किन मटेरियल्स में ये पॉसिबल है, किस में पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड और गैस के रिस्पेक्ट में भी हमने समझा कि किस में किस तरह का एक्सपांशन पॉसिबल है। तो वॉल्यूम एक्सपांशन के केस में जैसा मैंने आपसे कहा कि ये गैसेस के केस में भी पॉसिबल है और लिक्विड के केस में भी पॉसिबल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आई विल से टू यू कि इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं कुछ छोटे मोटे वो ज़रूर क्लियर होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आते हैं, डेफिनेटली यू कमेंट्स टू मी, आई विल रिस्पॉन्ड। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।